हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 47 का सॉल्यूशन। जैसा कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, लिख रहा है यदि काला का अर्थ सफ़ेद हो, सफ़ेद का अर्थ लाल हो, लाल का अर्थ पीला हो, पीला का अर्थ ब्लू हो, ब्लू का अर्थ हरा हो, हरा का अर्थ बैगनी हो और बैगनी का अर्थ नारंगी हो तो साफ आसमान का रंग क्या होगा। तो सिचुएशन है यहाँ पर साफ आसमान। तो देखिए, जब आकाश पूरा साफ होता है तो वह नीला रंग का दिखाई देता है, ठीक है। जब कोई भी बादल नहीं रहता है तो वह नीला दिखाई देता है। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, नीला का इंग्लिश होता है ब्लू, और ब्लू को जो है क्या कहा जा रहा है, तो ब्लू का अर्थ हरा है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा हरा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, लिख रहा है किसी सांकेतिक भाषा में 467 का अर्थ है लीव्स आर ग्रीन, 485 का अर्थ है ग्रीन इज गुड, और 639 का अर्थ है दे आर प्लेइंग हो, तो इस भाषा में लीव्स के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो अब हमको इसमें देखना लीव्स के लिए क्या प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहला आप इसमें देखिए लीव्स है कहाँ कहाँ, तो यहाँ पर है और किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं है। तो इसका सीधा अर्थ यह जा रहा है कि हमारे प्रश्न का आंसर जो है 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है। 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 5 तो नहीं होगा, तो 5 को सबसे पहले हटा दिया गया। इसके बाद का सिचुएशन क्या है, अब हम इसमें देख रहे हैं कि 4, 6, 7 जब लीव्स किसी भी दूसरे स्थान पर नहीं है तो सिंपल सी बात है उसका कोड भी किसी दूसरे स्थान पर नहीं होगा। तो जबकि हम देख रहे हैं यहाँ पर 4 और 4 दो 4 मिल रहा है, 2 4 हमको यहाँ पर मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है 4 तो आंसर नहीं हो सकता है, तो मैंने 4 हटा दिया। 6 और 6 भी मिल रहा है, 6 और 6 भी मिल रहा, तो 6 भी आंसर नहीं हो सकता, 6 भी हटाया, बचा क्या 7। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, लिख रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला में संबंधित विकल्पों को चुनिए। एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, और इसमें जो है कौन सा सही विकल्प होगा वह हमको बताना है। तो देखिए TPDN, TPDN, तो T होता है 20 नंबर पर, P होता है 16 नंबर पर, D होता है 4 नंबर पर और N होता है 14 नंबर पर। सबको आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपको 54। सबको जोड़ने पर हो जाता कितना 54, 54, और 54 में जब 2 से भागा दे दीजिए तो हो जाएगा 27। यानी कि इन सभी लेटर के पोजीशन को जोड़ने के बाद 2 से भागा दे दीजिए, 27 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से RLVT तो हो गया, R हो गया 18 नंबर पर, L हो गया 12 नंबर पर और V हो गया 22 नंबर पर और T हो जाएगा 20 नंबर पर। इन सभी को जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना 30 और 40 70 और 2 72, हो गया 72। और इस 72 को जब आप 2 से भागा दीजिएगा तो हो जाएगा कितना 36। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 36, ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लिख रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखें। उल्टे क्रम में लिखने का सीधा मतलब है कि इधर हो जाएगा Z और इस साइड में हो जाएगा A। इसके बाद क्या बोला, उल्टे क्रम में लिखें। इसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दे, प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दे मतलब कि समझा दे रहे हम आपको, Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, A। ठीक है, इतना रहने दीजिए। अब इसमें क्या बोला, इसमें बोला कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। Y को हटा दीजिए, W हटा दीजिए, ठीक है, U हटा दीजिए, S हटा दीजिए, Q हटा दीजिए, O हटा दीजिए, M हटा दीजिए। इसी प्रकार से यहाँ से B हट जाए, A हट जाएगा और B यहाँ पर बचेगा। तो ये देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें सारा का सारा इवन नंबर पोजीशन वाला 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 इवन नंबर पोजीशन वाला जो भी लेटर है वो सब है, और ऑड नंबर पोजीशन वाला जो भी लेटर है वो सब हट चुका है। ठीक है,
अब इसके बाद क्या है, और फिर उस अक्षर को ज्ञात करें जो कि शेष वर्णमाला को दो समान भागों में विभक्त करती है। सबसे पहला देखिए, एकदम ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, आराम से क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। हमने आपको बार बार बताया हुआ है कि वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बीचों बीच में अक्षर होता है M और N। ठीक बीच में कौन सा अक्षर होता है? M और N। बेसिक समझ लीजिए, बेसिक समझ लीजिएगा। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप प्रश्न पढ़िएगा, आंसर टिक करिएगा, बेसिक समझ लीजिएगा तब। तो अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बीचों बीच में कौन सा अक्षर होता है? तो अक्षर होता है M और N। जब M और N अक्षर होता है तो इसमें एक सवाल होता है, जो सवाल अभी है यहाँ पर, कि यदि सभी इवन नंबर पोजीशन वाला लेटर हटा दिया जाए तो ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो जब सभी इवन नंबर पोजीशन वाला लेटर हटा दिए तो ऑड बचा, ऑड बचा, और ऑड में क्या होगा? तो M होता है 13 नंबर वाला लेटर, तो ठीक बीच में M बचेगा। यहाँ पर जो सवाल है, ये सवाल क्या है? ये सवाल है कि सभी ऑड नंबर पोजीशन वाला लेटर को हटा दिया जाए तो ठीक बीच में कौन सा अक्षर बचेगा? अभी जो सवाल है यही है ना, सभी ऑड नंबर लेटर, सभी ऑड नंबर पोजीशन वाला जितना भी लेटर है सबको हटा दिया जाए तो ठीक बीच में कौन सा अक्षर बचेगा? तो इवन नंबर, इवन नंबर में कौन आता है? तो 14। तो बस इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर ही होता है M, कभी M तो कभी N, कभी M तो कभी N। हमारा जो सवाल है इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए, क्या बोला है? सबसे पहले तो वो बोला अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दीजिए, चलिए हम पलट दिए। पलटने के बाद क्या बोला? एक एक लेटर को बोला हटा देने के लिए, हमने वो हटा दिया। अब हटाने के बाद क्या बोल रहा है कि ऐसे जगह पर आप पहुंचिए जहां से क्या हो, तो अंग्रेजी वर्णमाला को आप दो बराबर हिस्से में बांट सकते हैं, तो वो तो होगा N ही ना, क्योंकि इधर भी 6 लेटर, इधर भी 6 लेटर, 12 और ये एक 13। क्लियर है? इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा N, और N दिया गया है ऑप्शन सी में, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लिख रहा है 4 मित्र ताश खेल रहे हैं। तो 4 मित्र है जो ताश खेल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, वो इस प्रकार से बैठेंगे 1 2 3 4। ये हो जाएगा दाहिना और ये हो जाएगा बायां। बोला गया क्या चीज़? 4 दोस्त ताश खेल रहे हैं। संदीप मनीष के दाएं है, संदीप जो है मनीष के दाएं है, तो मनीष के दाएं है संदीप, संदीप मनीष के दाएं है। इसके बाद बोला मोहित रोहित के बाएं है, मोहित जो है वो रोहित के बाएं है। अब क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपस में साथी है? कौन सा जोड़ा जो है वो आपस में साथी है? हमसे यह चीज़ पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें यहाँ जो सिचुएशन जा रहा है, पहला ऑप्शन है मनीष और रोहित। तो सबसे पहला चीज़ देखिए, रोहित और संदीप जो है वो साथी है, मोहित और मनीष साथी है। तो हम देख रहे हैं 1 नंबर ऑप्शन मनीष और रोहित, तो मनीष और रोहित तो साथी नहीं है, गलत। मोहित और संदीप, मोहित और संदीप भी साथी नहीं है, गलत। मनीष और संदीप, मनीष और संदीप भी साथी नहीं, ये भी गलत। मोहित और मनीष, मोहित और मनीष आपस में साथी है, तो ये बात क्या हो जाएगा? सही। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से 8। लिख रहा है 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। 6 मित्र हैं, ठीक है, 2 2 4 और 2 6। ये हो गया ऐसे करके दाएं, और ये हो जाएगा इस प्रकार से बाएं। बोला गया 6 मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। इसके बाद क्या बोला? विजय सुधीर के बाएं है। विजय जो है वो सुधीर के बाएं है, सुधीर के
बाएं है विजय, विजय सुधीर के बाएं है। इसके बाद क्या बोला, इसके बाद बोल रहा है अमर राकेश और सौरभ के बीच में है। अमर जो है राकेश और सौरभ के बीच में। मान लीजिए कि अमर को यहाँ बैठाते हैं तो राकेश या सौरभ इधर, राकेश या सौरभ इधर। मान लीजिए अमर को यहाँ बैठाएंगे तो राकेश या सौरभ, राकेश या सौरभ, यही सिचुएशन होना है। तो एक बात तो फाइनल है कि अमर यहाँ पर या यहाँ पर, इसी दोनों में से किसी एक स्थान पर बैठेगा। अब क्या बोला, इसके बाद बोल रहा है नीरव अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अमर के बाएं दूसरा, तो अमर अगर यहाँ पर है तो अमर के बायां पहला, बायां दूसरा नीरव हो जाएगा। लेकिन यदि अमर इस जगह पर है तो अमर के बायां पहला, बायां दूसरा नीरव होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया, फाइनल हो गया कि अमर होगा यहाँ पर बाएं पहला, बाएं दूसरा हो जाएगा यहाँ पर नीरव। इसके बाद क्या बोला, अब बोल रहा है इसमें कि इसके बाद का जो कहानी है ये क्या है, तो ये बोल रहा है कि अमर राकेश और सौरभ के बीच में है। अमर जो है वो है राकेश के और सौरभ के बीच में। तो इसका मतलब है अमर यहाँ पर है तो राकेश इधर हो जाएगा, तो सौरभ इधर हो जाएगा। और यदि यहाँ पर सौरभ हो गया तो इधर क्या होगा, इधर तब राकेश हो जाएगा। ठीक है। अब हमारा यहाँ पर सिचुएशन है आगे, इसके बाद जो लिख रहा है प्रश्न में 6 नंबर, विजय के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है। तो विजय के दाएं और दूसरे स्थान पर, तो देखिए विजय के दाएं पहला, दाएं दूसरा कौन है, नीरव है। और 6 नंबर क्वेश्चन में नीरव दिया हुआ ऑप्शन ए में, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लिख रहा है क्या चीज़, अमर और विजय के बीच में कौन है। तो अमर और विजय के बीच में कौन है देख लीजिए, तो अमर यहाँ पर, विजय यहाँ पर। अमर और विजय के बीच में सौरभ है या राकेश है। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि सौरभ है कि राकेश है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है, लिख रहा है इसमें निम्नलिखित में नीरव से अमर का स्थान कौन सा होगा। नीरव से अमर का स्थान, तो नीरव है यहाँ पर, अमर है यहाँ पर। दाएं को पहला, दाएं को दूसरा, तो दाएं को दूसरा हमारे ऑप्शन में नहीं है। बाएं को पहला, बाएं को दूसरा, बाएं को तीसरा, बाएं को चौथा, और बाएं को चौथा भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसीलिए हम यहाँ पर आंसर टिक आउट करेंगे इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिख रहा है इसमें बच्चों की एक कतार में सीबू बाएं से 5वें स्थान पर है और लखिया दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल लेते हैं तो सीबू बाएं से 13वें स्थान पर आ जाता है। बताएं कि लखिया दाएं से किस स्थान पर है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हमको क्या करना है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, बस इससे हमारा प्रश्न ये बन जाएगा। तो इसमें क्या बोला, बच्चों की कतार में सीबू बाएं से 5वां, तो बाएं से 5वें स्थान पर है सीबू। इसके बाद और लखिया दाएं से 6ठे स्थान पर, लखिया जो है वो है दाएं से 6ठे स्थान पर। ठीक है, क्या करता है, जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेता है एक दूसरे से, ये चला गया इसके स्थान पर, ये चला गया इसके स्थान पर, बदल लेता है, तो सीबू हो जाता है बाएं से 13वां। बाएं से कितने नंबर पर, 13 नंबर पर। तो 5 में जब हम 8 जोड़े तो हो गया 13, बाएं से हो गया 13वें नंबर पर। तो अब इसमें बोला गया कि बताएं कि लखिया दाएं से किस स्थान पर होगा। तो सिंपल सी बात है, जब 5 में हमने 8 जोड़ा तो इधर भी 6 में भी क्या करेंगे, 8 जोड़ेंगे। 6 में 8 जोड़ दिए, हो गया 14, यानी कि लखिया जो है वो दाएं सिरे से जो है 14वें स्थान पर होगा, दाएं सिरे से 14वें स्थान पर होगा। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 14 और ऑप्शन इसका हो जाएगा डी।
ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिख रहा है इसमें, मोहन को गणित एवं अंग्रेजी में कुल कितने अंक प्राप्त हुए। मोहन को कुल मिलाकर के कितना अंक मिला है, हमको यहाँ पर यही चीज़ देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी डाटा सफिशिएंसी का इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं। यह जो क्वेश्चन है डाटा सफिशिएंसी का है और इस टाइप का क्वेश्चन हम बार बार बता रहे हैं इधर। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम आप लोगों को बोले हैं कि सबसे पहले ऑप्शन को आप देख लीजिए कि ऑप्शन में किसके किसके बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1, 2 और 3। हमसे पूछा जा रहा है किसके बारे में, तो मोहन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर में राम को गणित में 60 अंक मिले। ये मेरा काम का नहीं है क्योंकि हमको मोहन ढूंढना है। शहबाज को अंग्रेजी में 55 अंक मिले, ये भी काम का नहीं है। सोहन को अंग्रेजी में 35 अंक मिले और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ये भी हमारे काम का नहीं। 1, 2, 3 में कहीं भी मोहन का तो कोई चर्चा है ही नहीं। तो चलिए ये हमारा काम खत्म, ऑप्शन ए गलत हुआ। ऑप्शन बी में बोल रहा है 1, 3, 4, 5। चलिए देखते हैं ऑप्शन बी में क्या बोला। राम को गणित में 60 अंक मिला, बहुत अच्छा, लेकिन हमको मतलब मोहन से है, हम मोहन का ढूंढेंगे। सोहन को अंग्रेजी में 35 अंक मिले और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यहाँ पर भी मोहन का चर्चा नहीं है। 4 नंबर पर रहे हैं। मोहन को अंग्रेजी में उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक मतलब उत्तीर्ण जितना नंबर में, जैसे कि मान लीजिए 100 नंबर है, 100 नंबर में क्या होता है 30 नंबर पे पास होना है। मान लीजिए ऐसा 100 नंबर पर अगर 30 नंबर पे पास होना है तो वो हो गया उत्तीर्णांक, हो गया 30 नंबर। ठीक है, तो क्या बोला, मोहन को अंग्रेजी में उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक मिले। यदि 100 नंबर का एग्जाम होता मान लेते हैं तो 30 नंबर अगर पास वाला है तो इसका मतलब है कि उसको 10 अंक ज़्यादा मिला, यानी कि 40 नंबर मिला। ठीक है, यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। तो बोला मोहन को अंग्रेजी में उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक मिले। अब सबसे पहले हमको उत्तीर्णांक ना ढूंढना पड़ेगा, तो उत्तीर्णांक ढूंढने के लिए हम 3 नंबर की तरफ जाते हैं। उसमें क्या बोल रहा है कि सोहन को अंग्रेजी में 35 अंक मिले। 3 नंबर में कहा जा रहा है कि सोहन को अंग्रेजी में मिला है 35 नंबर, 35। ठीक है, सोहन को अंग्रेजी में मिला है 35 नंबर, बहुत अच्छा। और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 10 अंक के कारण ये फेल हो गया। इसका सीधा मतलब है कि पास मार्क है 45 पर, पास करता वो कितने नंबर पर, 45 नंबर पर। अगर अंग्रेजी में उसको 45 नंबर रहता तब ना वो पास करता। और 4 नंबर में क्या दे रहा है वो देखिए, 4 नंबर में दे रहा जानकारी है कि मोहन को अंग्रेजी में उत्तीर्णांक से, उत्तीर्णांक हमने पता कर लिया 45 नंबर। ठीक है, 45 नंबर उत्तीर्णांक मैंने पता कर लिया। उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक मिले हैं। 10 अंक अधिक मिले हैं मतलब 45 और 10 कितना, तो 55। तो मोहन को अंग्रेजी में मिला है 55 नंबर। ठीक है, हमको गणित भी पता करना है। अब क्या है, 5 नंबर में लिखा हुआ है राम को गणित में जो अंक प्राप्त हुए वह मोहन के अंक के प्राप्तांक का 75% था। तो राम को कितना प्राप्त हुआ, तो 1 नंबर जानकारी में दिया हुआ है कि राम को 60 नंबर प्राप्त हुआ है। अब बताइए 60 नंबर जो है वह है 75%। सीधा सीधा बात है, 60 नंबर जो है 75% मतलब 1/3। ठीक है, अब यहाँ सिचुएशन आ रहा है 60 नंबर जो वो जब 75% है तो टोटल नंबर कितना होगा, मोहन को कितना नंबर मिला होगा, 80 नंबर। 80 नंबर का ही ना 75% होता है 60, 80 का ही ना 75% होता है 60। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिख रहा है राम को गणित में जितने अंक प्राप्त हुए, मोहन के गणित के अंकों का प्राप्त अंकों का 75% था, तो राम को 60 नंबर है। तो सीधा सीधा मतलब है कि मोहन को गणित में कितना नंबर है, 80 नंबर है। तो 55 नंबर अंग्रेजी में और गणित में हो गया 80 नंबर। दोनों को जोड़ दीजिए तो भी ठीक, नहीं जोड़िए तो भी ठीक। हमको प्रश्न में क्या था, हमको प्रश्न में बोला गया है कि कुल कितने अंक प्राप्त हुए, हमने निकाल लिया। और ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो यह जानकारी प्राप्त हुआ हमें ऑप्शन बी से। और ऑप्शन बी में क्या सब दिया गया है, 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। इस प्रश्न को बनाने के लिए 1, 3, 4, 5 कथन जो है वो आवश्यक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर, क्या बोल रहा है
किसी सांकेतिक भाषा में मदर को लिखते हैं तो मदर, और मदर को क्या लिखते हैं, क्या कहा जा रहा है, तो मदर को लिखते हैं, बोला जा रहा है इसमें OQV JG और T। तो क्या हुआ इसमें +2 और +2 सभी लेटर में जो है +2 किया गया है। अब यही सेम सिचुएशन है यहाँ पर सिस्टर, और सिस्टर के लिए क्या लिखा जाएगा तब हमारे पास, सब में +2 कर दीजिए। 18 और 2 20, 5 और 2 7, 20 और 2 22, 19 और 2 21, 9 और 2 11, 19 और 2 21, यानी कि UKUVGT, और UKUVGT जो है वो दिया गया है ऑप्शन डी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, लिख रहा है निम्नलिखित क्रम में ऐसे कितने 2 हैं जिनके पहले 8 है लेकिन ठीक बाद 9 नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है ऐसे कितने 2 हैं जिनके पहले 8 है, जिसके पहले 8 है लेकिन ठीक बाद 9 नहीं है, ठीक बाद में 9 नहीं चाहिए, यानी कि मुझे ढूंढना क्या है, तो 82, हमें जो ढूंढना है वह ढूंढना है 82। ठीक है, तो ये देखिए 82 यहाँ मिला, बाद में 9 नहीं है, 82 यहाँ भी मिला लेकिन बाद में 9 है, तो ये नहीं गिनती होगा। इसके बाद 82 यहाँ पर है, तो यानी कि कुल मिलाकर के कितने, तो कुल मिलाकर के 2, और कुल मिलाकर के 2, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, लिखना जिस प्रकार पेपर से संबंधित है, लिखना जिस प्रकार पेपर से संबंधित है, यानी कि पेपर पर क्या करते हैं, तो लिखते हैं, पेपर पर क्या किया जाता है, तो लिखा जाता है। तो लिखना जिस प्रकार पेपर से संबंधित है उसी प्रकार साफ करना किससे संबंधित है। तो देखिए जिस प्रकार पेपर पर कलम से, मार्कर से या किसी भी चीज़ से, पेंसिल से, किसी भी चीज़ से लिखा जाता है, तो पेपर पर लिखा जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर साफ करना, तो साफ आप किसको करिएगा, तो ऑप्शन 1 है फलक। फलक मतलब होता है फर्श, ठीक है, जमीन, फर्श जो आप घर में जो बनाते हैं फर्श, ठीक है, फर्श कहिए या उसको सतह कहिए या फलक कहिए। ठीक है, तो वही, तो फर्श को आप साफ करते हैं, सही है ये। शिक्षक को साफ करना ये कोई मतलब तो नहीं है। झाड़न, अब झाड़िएगा, साफ करिएगा, वह तो एक ही टाइप का चीज़ है, इसीलिए ये झाड़न भी नहीं। कक्षा भी गलत। तो यहाँ पर क्या होगा, तो लिखना जिस प्रकार पेपर से संबंधित है उसी प्रकार साफ करना फलक से संबंधित है। आंसर हो जाएगा 13 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, लिख रहा है इसमें, यदि निम्नलिखित श्रृंखला को आगे चलाया जाए तो अगले स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह आएगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर जो दिया हुआ है वो देखिए क्या लिख रहा है, ABC, D को छोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, ABC, D को छोड़ दिया। उसके बाद क्या लिख रहा है, EFG, E, F और G, H को छोड़ दिया। उसके बाद है IJK, L को छोड़ दिया। उसके बाद MNO, यहाँ पर P को छोड़ दिया। उसके बाद क्या, QRS, और यहाँ पर T को छोड़ दिया। अब T को छोड़ने के बाद अब हमें क्या लिखना होगा, तो अब हमें लिखना होगा T के बाद UV और W, UV और W, और UV और W हमको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़, तो UV और W,
और ये जो है यू भी डब्लू, ये किस विकल्प में दिया गया? तो यू भी और डब्लू जो है वह दिया गया आपको ऑप्शन बी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लिख रहा है 20 विद्यार्थियों की कक्षा में ए की श्रेणी ऊपर से 11वीं है, बी की श्रेणी नीचे से 5वीं है, ए और बी के बीच कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, क्या बोला इसमें? बोला कि 20 विद्यार्थियों की कक्षा में, अब क्या बोला? बी की श्रेणी, ए की श्रेणी ऊपर से 11, ए जो है ऊपर से 11 है, उसके बाद बी जो है नीचे से 5वां है, तो 11 और 5 कितना हो गया? तो 11 और 5 हो गया 16, 16 में और कितना जोड़िएगा जो 20 हो जाएगा? तो 16 में और 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 20। यानी कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कुल मिलाकर के कितने व्यक्ति हैं, कितने लड़के हैं? तो ए और बी के बीच में कुल मिलाकर के 4 विद्यार्थी है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4, और 4 दिया गया है ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लिख रहा है इसमें सभी चिड़िया पंख है, सभी चिड़िया पंख है, सभी चिड़िया पंख है। इसके बाद लिखा गया सभी पंख कूट है, सभी पंख क्या है? तो कूट है। सभी कूट गट्टा है, सभी कूट क्या है? तो वह गट्टा है। हो गया, तो पहला निष्कर्ष है इसमें कुछ कूट गट्टा है, कुछ कूट गट्टा है, कूट और गट्टा, तो कुछ कूट गट्टा है, तो बात ये क्या हो गया? तो यह बात पूर्णतः सही हो गया। जब सारा का सारा कूट जो है वो गट्टा के अंदर है, तो 10% 5% भी तो उसी के अंदर ही ना होगा, सही हो गया। दूसरा है कुछ गट्टा पंखा है, कुछ गट्टा पंख है, पंख होना चाहिए, हम पंखा लिख दिए। कुछ गट्टा पंख है, गट्टा पंख है, तो ये बात भी क्या है? पूर्णतः सही है। तीसरा है कुछ गट्टा चिड़िया है, कुछ गट्टा जो है वो चिड़िया है, तो ये भी सही है। सभी चिड़िया गट्टा है, सारा का सारा जो चिड़िया है वो गट्टा के अंतर्गत है, तो ये भी क्या है? सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों निष्कर्ष सही हुआ। आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन डी। अब यही क्वेश्चन हम लोग 150 वाले रूल से बनाएंगे। सभी का केस है तो 150, सभी का केस है 150, सभी का केस है 100 और ये 50। कुछ का केस है 50, 50, 50 और 50। कुछ का केस है 50 और यहाँ भी 50। सभी का केस है 100 और ये हो गया 50। ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम लोग कि क्या हो रहा है। तो पहला निष्कर्ष है कुछ कूट गट्टा है, कुछ कूट गट्टा है, तो कूट यहाँ पर, गट्टा यहाँ पर, कूट यहाँ पर, गट्टा यहाँ पर। देख लीजिए, एक ही सिंगल स्टेटमेंट से बन रहा है। 100 हमेशा 50 हो सकता है, 100 को आप 50 बना सकते हैं। 100 रुपया वाला सामान यदि आपको 50 रुपया में मिल रहा है तो आप ज़रूर खरीदते हैं, तो 100 50 हो सकता है, और 50 गट्टा 50 गट्टा, यानी कि पहला निष्कर्ष हो गया पूर्णतः सही। दूसरा है कुछ गट्टा पंख है, गट्टा यहाँ पर, पंख यहाँ पर। कॉमन टर्म मिला कूट और कूट, कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, तो वो 100 भी हो गया। तो अब यहाँ पर क्या, गट्टा 50, गट्टा 50, पंख 50, पंख 100, यहाँ पर 50, ये क्या हो जाएगा? सही। तीसरा नंबर है कुछ गट्टा चिड़िया है, गट्टा है यहाँ पर, चिड़िया है यहाँ पर। कॉमन टर्म मिला पंख और पंख, एक 100 होना चाहिए है। कूट और कूट कॉमन टर्म मिला, एक 100 होना चाहिए, वो भी है।
अब यहाँ पर कुछ गट्टा चिड़िया है, तो गट्टा यहाँ पर भी 50, यहाँ भी 50, चिड़िया 100 तो 50 बन ही सकता है, तो सही। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों निष्कर्ष सही हो गया। चौथा देख रहे हैं, सभी चिड़िया गट्टा है, सभी चिड़िया गट्टा है। चिड़िया यहाँ पर 100, तो चिड़िया 100, गट्टा 50, गट्टा 50। अभी तो हम लोग रिलेशन देखे ही थे इसमें 3 नंबर में, तो इसीलिए ये भी क्या सही। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा चारों ही निष्कर्ष सही है। आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है इसमें, कथन है लिखा हुआ, कोई किताब कलम नहीं है, किताब कलम नहीं है, किताब कलम नहीं है। इसके बाद है, सभी कलम चिड़िया है, सारा का सारा जो ये कलम है ये क्या है, तो ये चिड़िया है, चिड़िया है। सभी विद्यार्थी किताब है, सारा का सारा जो विद्यार्थी है वो कहाँ है, तो वो किताब के अंदर है। तो सभी विद्यार्थी, ये लीजिए विद्यार्थी को हमने किताब के अंदर डाल दिया, सभी विद्यार्थी किताब है। तो अब है इसमें पहला निष्कर्ष कि कुछ विद्यार्थी कलम है, कुछ विद्यार्थी क्या है, तो कलम है। तो आप देखिए विद्यार्थी क्या कलम हो रहा है, ये तो नहीं हो रहा है, तो पहला निष्कर्ष हो गया गलत। दूसरा है, कोई विद्यार्थी कलम नहीं है, तो कोई भी विद्यार्थी कलम नहीं है, ये बात पूर्णतः क्या है, सही। तीसरा, कुछ चिड़िया किताब नहीं है, चिड़िया जो है वो किताब नहीं है, किताब यहाँ पर, चिड़िया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर सिचुएशन है कि कुछ चिड़िया किताब नहीं है, तो ये तो पूर्णतः क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों पूर्णतः सही हो जाएगा, हमारे प्रश्न में तो यहाँ पर कलम और सभी कलम चिड़िया है बोला है, और लिखा हुआ क्या, कोई किताब कलम नहीं है। तो जब बाबू कोई किताब कलम नहीं है, तो चिड़िया और किताब तो अटैच हो इधर वाला चिड़िया और इधर वाला किताब तो अटैच हो सकता है, लेकिन इधर वाला चिड़िया जो ये जो कलम है, कलम के ऊपर भी तो चिड़िया है इधर से, ये वाला चिड़िया तो कभी भी अटैच नहीं हो सकता है। इसीलिए कुछ चिड़िया किताब नहीं है, ये बात क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चौथा है, कुछ किताब चिड़िया नहीं है, कुछ किताब जो है वो चिड़िया नहीं है। तो देखिए कुछ किताब जो है वो चिड़िया नहीं है, ये बात पूर्णतः गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर चाहें, अगर यहाँ पर चाहें कि देखिए ये हम एक और डायग्राम बना के दिखलाते, कोई किताब कलम नहीं है, कोई किताब कलम नहीं है, सभी कलम चिड़िया है, सारा का सारा जो कलम है वो चिड़िया के अंदर है, और हमने ये वाला बना दिया अब अलग से फिर से चिड़िया, सभी कलम जो है वो चिड़िया के अंदर होना चाहिए, हो गया। उसके बाद सभी विद्यार्थी किताब है, सारा का सारा विद्यार्थी किताब के अंदर है। अब देखिए इस चिड़िया वाले डायग्राम से यदि बनाते हैं कि कुछ किताब चिड़िया नहीं है, तो ये हो जाता है आपको सही, ठीक है। इधर तो नहीं है, कुछ किताब चिड़िया नहीं है, तो कोई भी किताब चिड़िया नहीं है, तो इसीलिए सही हो गया। लेकिन यदि वही चीज़ हम इस चिड़िया वाले से बनाते हैं, तो ये हो जाता है गलत, और एक डायग्राम से सही और एक डायग्राम से गलत होता है, तो वह निष्कर्ष फाइनल गलत होता है। इसीलिए पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत। आंसर इसका हो जाएगा 2 और 3 सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अब यही क्वेश्चन हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग 150 वाले रूल से देख लेते हैं। कोई नहीं तो 100 और यहाँ भी 100, सभी तो यहाँ पर 100, यहाँ पर 50, सभी तो यहाँ पर 100 और यहाँ पर 50, कुछ तो ये हो गया आपको 50, ये भी 50, कोई नहीं तो 100 और 100, कुछ नहीं तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपको 100, कुछ नहीं ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 100। ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोला वो देखिए आप, पहला निष्कर्ष जो दिया गया है कुछ विद्यार्थी कलम है, तो कुछ विद्यार्थी कलम है, तो विद्यार्थी यहाँ पर, कलम यहाँ पर, तो विद्यार्थी है यहाँ पर और कलम है यहाँ पर, ठीक है, और कलम है यहाँ पर, दो जगह पर कलम है। तो यदि हम इस दोनों निष्कथन से बनाएंगे तो विद्यार्थी और कलम, तो चिड़िया और किताब तो कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ये तो नहीं होगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहला और तीसरा से बनाना पड़ेगा, विद्यार्थी और कलम।
विद्यार्थी यहाँ, कलम यहाँ, किताब यहाँ, तो किताब और किताब तो कॉमन मिल गया। और एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, निगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट और निगेटिव स्टेटमेंट से बाबू निगेटिव कंक्लूजन बनता है, पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता, इसीलिए पहला निष्कर्ष हो गया गलत। दूसरा है कोई विद्यार्थी कलम नहीं है, विद्यार्थी कलम नहीं है, विद्यार्थी यहाँ पर, कलम नहीं यहाँ पर। तो अभी हम तुरंत बताए थे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक निगेटिव स्टेटमेंट से निगेटिव कंक्लूजन बनता है, पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर है किताब और यहाँ पर है किताब मिला कॉमन, कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, ये 100 भी हमें मिल गया। तो विद्यार्थी और कलम, विद्यार्थी 100, कलम भी 100, एक पॉजिटिव एक निगेटिव से निगेटिव भी बन गया और ये दूसरा निष्कर्ष हो गया सही। तीसरा है कुछ चिड़ियाँ किताब नहीं है, कुछ चिड़ियाँ किताब नहीं है, तो चिड़ियाँ यहाँ पर और किताब यहाँ पर, कलम और कलम कॉमन मिला, ठीक है, कलम और कलम कॉमन मिला। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक निगेटिव स्टेटमेंट से जो है निगेटिव कंक्लूजन बनेगा, निगेटिव कंक्लूजन है। कॉमन टर्म में कम से कम 100 होना चाहिए, यहाँ 200 है, ये भी बहुत अच्छी बात है ये। अब क्या होगा, चिड़ियाँ 50, चिड़ियाँ 50, कलम चिड़ियाँ 50, चिड़ियाँ 50, किताब यहाँ पर कितना है, तो किताब है 100 और किताब यहाँ पर भी है 100, इसीलिए तीसरा निष्कर्ष हो गया क्या चीज़, तो तीसरा निष्कर्ष हो गया सही। चौथा निष्कर्ष है कुछ किताब चिड़ियाँ नहीं है, किताब यहाँ पर, किताब यहाँ पर, किताब चिड़ियाँ नहीं है, तो हम इसी किताब और चिड़ियाँ का लेंगे। तो कलम कलम तो ख़त्म, 100 भी मिल गया, ये भी ठीक है। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव से निगेटिव बनेगा, निगेटिव बन रहा है, यहाँ तक सही है। इसके बाद हम बात करते हैं 150 का। कलम है यहाँ पर कितना, सॉरी किताब और चिड़ियाँ है, तो चिड़ियाँ है कितना 50 और यहाँ पर चिड़ियाँ कितना है 100। 50 रुपया वाला कथन यहाँ 100 रुपया में निष्कर्ष बन के बिक रहा है। 50 रुपया वाला सामान यदि 100 रुपया में बिकेगा, आप खरीदिएगा? 50 रुपया वाला चिड़िया 100 रुपया में बिकेगा तो खरीदिएगा? नहीं ना खरीदिएगा, इसीलिए यह निष्कर्ष हो गया गलत। तो पहला निष्कर्ष गलत, चौथा निष्कर्ष गलत, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। इसमें दिया गया है, कथन लिखा गया है, अध्ययन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। यानी कि आप पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं तो वह क्या करता है, आपको पूर्ण बनाता है, ठीक है। संवाद उसको विदग्ध बनाता है और लेखन उसे परम शुद्ध बनाता है। यहाँ पर बोला गया कि अध्ययन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, संवाद उसको विदग्ध बनाता है और लेखन उसे परम शुद्ध बना देता है। तो अब यहाँ निष्कर्ष एक है, उद्देश्य गर्भित एवं सुनिश्चित अभिव्यक्ति केवल विस्तृत लेखन द्वारा प्राप्त होती है। तो जब यहाँ पर शुद्धि का बात किया गया, ठीक है, जब यहाँ पर बोला गया कि सुनिश्चित अभिव्यक्ति केवल विस्तृत लेखन द्वारा प्राप्त होता है और उद्देश्य गर्भित यानी कि आपका जो उद्देश्य है उसको पूरा करने वाला, तो ये तो आपको वहाँ पर प्रश्न कथन में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि लेखन उसे परम शुद्ध बना देती है। तो यह पूर्णतः निष्कर्ष क्या है, सही निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष है, विस्तृत अध्ययन मनुष्य को पूर्ण बनाता है, और ये तो
स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि अध्ययन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, यानी कि निष्कर्ष 1 भी सही है, निष्कर्ष 2 भी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। इसमें कहा जा रहा है यद्यपि उसका कार्य कोई बढ़िया नहीं था, उसका कार्य जो है कोई बढ़िया नहीं था, फिर भी उसे पदोन्नत किया गया, यानी कि उसका प्रमोशन किया गया। उसका कार्य अच्छा नहीं था लेकिन उसके बावजूद भी उसको प्रमोशन मिला है, ठीक है। तो निष्कर्ष नंबर 1 है कार्य और पदोन्नति आवश्यक रूप से एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। यदि निर्भर होता तो जब वह कार्य अच्छे ढंग से करता ही नहीं है तो फिर उसको प्रमोशन कैसे मिलता। यहाँ तो साफ साफ है कि आप कार्य अच्छा कीजिए या नहीं कीजिए उससे मतलब नहीं है, प्रमोशन का कोई और ही तरीका है जो हमारे कथन में दे रहा है कि उसका कार्य बढ़िया नहीं था फिर भी उससे प्रमोशन मिला है, ठीक है। इसीलिए निष्कर्ष 1 में जो लिखा गया कि कार्य और पदोन्नति यानी कि प्रमोशन आवश्यक रूप से एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो यह पूर्णतः क्या है, सही है। दूसरा है कार्य से ही पदोन्नति प्राप्त होती है, यानी कि कार्य से ही प्रमोशन मिलता है, ऐसा कहा गया। तो ये तो पूर्णतः क्या है, गलत है। इसीलिए पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष गलत। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है आवेदन पत्र की संख्या घटाने के लिए, जो आवेदन पत्र है उसके संख्या को क्या किया गया, घटाया गया। तो क्यों भाई, घटाने के लिए योग्यता के नियम को बदला जाए, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम है या कोई भी चीज़ है, कोई भी पोस्ट है जिसके लिए आवेदन आ रहा है, ठीक है। तो क्या बोला गया कि यदि आप चाहते हैं कि आवेदन पत्र का संख्या घट जाए, कम करना चाहते हैं यदि आप आवेदन पत्र की संख्या को, तो आप क्या करिए, उसके नियम में बदलाव कर दीजिए। तो परिकल्पना नंबर 1 है वर्तमान योग्यता का नियम बहुत ही नीचा है। ऐसा तो कुछ नहीं बोला है कि वर्तमान समय में नीचा है कि ऊंचा है, ये तो गलत बात है। दूसरा, अधिक संख्या में आवेदक वांछनीय नहीं है। ये देखिए, ये जो बोल रहा है कि अधिक संख्या में आवेदक जो वांछनीय नहीं है मतलब ज़रूरी नहीं है, ये तो कोई मतलब का चीज़ नहीं बोल रहा है। यहाँ पर क्या बोला कि यदि आप ऐसा चाहते हैं तब, यदि आप क्या बोला कथन में, आवेदन पत्र की संख्या को घटाने के लिए योग्यता का नियम बदला जाए, यानी कि अगर आप चाहिएगा तब ना, अगर आप नहीं चाहिएगा तो फिर ऐसा तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर है कि अधिक संख्या में आवेदक वांछनीय नहीं है, तो ये तो पूर्णतः क्या है, गलत है। आपको जब अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होंगे तभी तो आपको अलग अलग क्वालिटी का वहाँ पर स्टूडेंट मिलेगा, ठीक है। इसीलिए यह बात कहना पूर्णतः क्या है, गलत है। तो 20 नंबर क्वेश्चन का पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है अच्छी आवाज़ तथा गुण के लिए वाई टीवी खरीदिए। यदि आप अच्छा आवाज़ चाहते हैं और अच्छा गुणवत्ता भी चाहते हैं, क्वालिटी भी अच्छा चाहते हैं और आवाज़ भी अच्छा चाहते हैं, तो आप क्या करिए, वाई टीवी खरीदिए। तो परिकल्पना नंबर 1 है केवल वाई टीवी बाजार में उपलब्ध एकमात्र टीवी है। ऐसा तो नहीं बोला कि सिर्फ और सिर्फ वाई टीवी ही है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। यहाँ तो बोला गया कि अगर आप अच्छा आवाज़ चाहते हैं, अच्छा गुणवत्ता चाहते हैं, तब वाई टीवी खरीदिए। इसीलिए परिकल्पना 1 हो गया गलत। दूसरा है वाई सबसे महंगा टीवी है। यहाँ महंगा और सस्ता का तो कंपैरिजन है ही नहीं, यहाँ तो महंगा और सस्ता का कोई बात ही नहीं किया गया। तो 21 नंबर क्वेश्चन का पहला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा निष्कर्ष भी गलत, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त परिवार पद्धति बहुत तेज़ी से अप्रचलित होती जा रही है। यानी कि कह रहा है कि संयुक्त परिवार पद्धति जो है वह क्या हो रहा है, अप्रचलित हो रहा है, मतलब कि उसमें कमी आ रहा है, घट रहा है। तो कार्यवाही नंबर 1 है कुछ कानून संयुक्त परिवार पद्धति के पक्ष में बनाना चाहिए। देखिए, परिवार के पक्ष में कानून बनाना, यहाँ पर संयुक्त परिवार के पक्ष में कानून बनाना, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर तो मनुष्य का, परिवार का अपने सोच के ऊपर परिवार बनता है। परिवार के सदस्य किस प्रकार से सोचते हैं, किस प्रकार से समझते हैं, ये उस पर बनता है। अगर उस पर कानून लगा दीजिएगा परिवार के ऊपर तो ये तो कोई मतलब का चीज़ नहीं है। इसीलिए पहला कार्यवाही हो गया इसका गलत। दूसरा है
बुजुर्ग लोगों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देनी चाहिए। हाँ, जैसे पेंशन योजना है, बुजुर्ग लोगों के लिए जो पेंशन योजना है वह पर्याप्त मात्रा से दीजिए, ये बात सही है वो, क्योंकि जब वहाँ पर बुजुर्ग हो जाते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं तो दिक्कतें नहीं आती है। लेकिन यदि वह संयुक्त परिवार में नहीं रह रहे होते हैं, या फिर हो सकता है संयुक्त परिवार में भी बुजुर्गों को दिक्कत हो रहा हो, तो ऐसा तो हमारे प्रश्न में उतना ज़्यादा क्लियरिफिकेशन नहीं किया गया है। लेकिन सीधी सीधी बात है, बुजुर्ग लोगों को पर्याप्त वित्त सहायता यदि प्रदान होगा, यदि उनको मिलेगा, तो यह बुजुर्गों के लिए क्या है, बहुत ही अच्छा होगा। तो यह जो है कार्रवाई सही है। तो पहला कार्रवाई गलत, दूसरा कार्रवाई सही। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, देश अब पंगु सरकार की श्रेणी में प्रवेश कर गई है। देश जो है अभी क्या हुआ, पंगु सरकार की श्रेणी में प्रवेश कर गया है। अब पंगु सरकार किस किस हिसाब से होता है ये तो हमारे प्रश्न में क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि देश अभी क्या है, पंगु सरकार की श्रेणी में है। तो अब है कार्रवाई नंबर 1, बहुपार्टी पद्धतियों को द्विपार्टी पद्धति में बदल देना चाहिए। देखिए, बहुपार्टी पद्धति और द्विपार्टी पद्धति, इसमें बदलने का जो बात है, तो ऐसा सिस्टम जो है हमारे संविधान में नहीं किया गया है। अगर वैसा होता तो उसी प्रकार से रहता, ठीक है। यहाँ पर तो सिचुएशन अलग अलग है, अपने अपने मुद्दे को लेकर के जो है सभी पार्टी बना लेता है। मेरा ये मुद्दा है, हम इस पर पार्टी बनाएंगे, मेरा ये मुद्दा है, हम इस मुद्दे पर पार्टी बनाएंगे। तो ये तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है देश अब पंगु सरकार की श्रेणी में है, इस बात को यहाँ जो कार्रवाई जो दिया गया है कि बहुपार्टी या द्विपार्टी, ये कोई मतलब का चीज़ है ही नहीं, इसीलिए कार्रवाई 1 हो गया गलत। दूसरा है, प्रधानमंत्री का चुनाव सामान्य चुनाव से अलग ढंग का होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, ऐसा भी होता है कि प्रधानमंत्री अच्छे आए तो देश जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया, देश बहुत अच्छा से चलाए, यह चीज़ भी होता है। यहाँ तो यह जो बात कह देना कि प्रधानमंत्री का चुनाव सामान्य चुनाव से अलग ढंग का होना चाहिए, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ जो दोनों का दोनों कार्रवाई जो है वह प्रश्न से मतलब का चीज़ नहीं दर्शा रहा है, ठीक है। उसमें कुछ और बोल रहा है, इसमें कुछ और बोल रहा है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन है कि कार्रवाई 1 और कार्रवाई 2 दोनों ही कार्रवाई इसका गलत है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, लिख रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति में h लेस देन j अभिव्यक्ति निश्चित रूप से सत्य होगी। यानी कि h छोटा है और j बड़ा है, h छोटा है और j बड़ा है, यह किस अभिव्यक्ति से यानी किस विकल्प से पता चलेगा वो बताना है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। सबसे पहला चीज़, h और j के बीच तो रिलेशन दिए, देखिए बराबर इधर है तो बराबर तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, यदि सिर्फ ऐसा होता तो कहते h बड़ा है j छोटा है, लेकिन यहाँ पर तो ये है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर जो सिचुएशन है हमारे पास और हमारा जो फिगर दिया हुआ है, सॉरी प्रश्न जो दिया गया है वो प्रश्न तो ये है h लेस देन j, और यहाँ पर क्या बन रहा है, तो यहाँ पर बनेगा h ग्रेटर देन इक्वल टू j। तो ये तो विकल्प पूर्णतः गलत है, ये तो सही हो ही नहीं सकता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी का। ऑप्शन बी में देखिए क्या है, ये आपको ग्रेटर देन और ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में तो फाइनल यही होगा, ग्रेटर देन ही फाइनल होगा, क्योंकि ये क्या है, बड़ा है या बराबर है, और ये बड़ा है। तो अगर हम i से h के पास जाएं तो i से h क्या है, बड़ा हो गया। अब हम बात करते हैं i और j दोनों बराबर है, तो i और j बराबर, तो यहाँ पर तो बाबू h ना बड़ा हो रहा है, h के तरफ न मुँह खुला हुआ, h ना बड़ा हो गया, जबकि हमको तो j को बड़ा करना है ना, इसीलिए ऑप्शन बी भी क्या गलत। ऑप्शन सी में चलते हैं, h से बड़ा है j, h से बड़ा है g, और g से बड़ा है या बराबर है i, और i और j दोनों बराबर, तो i और j दोनों बराबर है तो i को आप j बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब क्या है, h से बड़ा है g और g से बड़ा है i, तो यानी कि j h से बड़ा हो गया। h से बड़ा है g और j बराबर है, तो फिर भी क्या होगा, h छोटा हो गया, j बड़ा हो गया, यानी कि यह जो है ऑप्शन सी से पता चल रहा है। इसीलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 लिख रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। P गुना Q का अर्थ है P Q का भाई है। P भागा Q का अर्थ है P Q की बहन है। P प्लस Q का अर्थ है P Q की माँ है। P माइनस Q का अर्थ है P Q का पिता है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है R B की ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंड डॉटर मतलब होता पोती या नतनी, पोती या नतनी। तो R B की ग्रैंड डॉटर है, यानी कि R जो है वह पोती भी हो सकती है या नतनी भी हो सकती है। ठीक है, किसकी? तो B की। तो मुझे R को जो है पोती या नतनी बनाना है। इसका सीधा मतलब है कि R को जो है मुझे फीमेल बनाना है, यानी कि स्त्री बनाना, फीमेल। तो R को फीमेल बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या है देखिए। तो भाई का तो सिस्टम नहीं, बहन और माँ। तो P के बाद जब भागा का चिन्ह होता है तो बहन हो जाती है। तो R के बाद जब भागा का चिन्ह तो वह बहन, और P के बाद जब प्लस का चिन्ह तो माता, यानी कि R के बाद जब प्लस का चिन्ह तो वह माता, तो वह स्त्री। तो R के बाद जब माइनस का साइन रहेगा या जब प्लस का साइन रहेगा तभी जो है वह क्या होने वाला है, तब वह क्या बनने वाला, तो स्त्री बनने वाली है। तो चलिए हम R के बाद जो है डिवाइड का साइन या प्लस का साइन देखते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं ऑप्शन बी में माइनस है तो पुरुष हो गया, ना तो प्लस है ना तो माइनस का जेंडर ही क्लियर नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर डिवाइड का साइन और यहाँ पर भी डिवाइड का साइन। तो अब इस दोनों में से कौन सा? सबसे पहला सिचुएशन अब आप सोचिए कि पोती है और दादी है, नतनी है तो नानी है। तो यहाँ पर सिचुएशन आप समझिए कि इस दोनों में आप देख लीजिए, दोनों में R के बाद डिवाइड का साइन है, दोनों आंसर हो सकता है, लेकिन दोनों में से कौन होगा ये कंफर्म हम अभी नहीं बता पा रहे हैं। तो अब इसी के लिए सोचना, समझिए आप, जो आपके जनरेशन में ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर मतलब पिता, दादा, परदादा, माता, नानी, परनानी, नाना, चाचा, मामा, ये सब क्या, ये सब हमारे जनरेशन से ऊपर के जनरेशन के लोग हैं। और नीचे के जनरेशन पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, पोता, पोती, ठीक है, नाती, नतनी, ये सब क्या होता है, नीचे का जनरेशन हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो जनरेशन ऊपर की ओर तो वो शुरू में होगा और जो जनरेशन नीचे की ओर वो अंतिम में होगा। मुझे ढूंढना क्या है, पोती, पोती या नतनी। तो मुझे जब पोती या नतनी ढूंढना है तो वो बताइए वो नीचे का जनरेशन है कि ऊपर का जनरेशन है? तो वह नीचे का जनरेशन है। नीचे का जनरेशन अंतिम में रहेगा कि शुरू में रहेगा? तो अंतिम में रहेगा। यानी कि हम जांच करेंगे तो किसको करेंगे, ऑप्शन सी को हम जांच करेंगे, ऑप्शन ए को तो जांच नहीं करेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन सी को आप जांच करिए और आपका 100% आंसर क्लियर हो जाएगा। तो माइनस का अर्थ है पिता, प्लस का अर्थ क्या जा रहा है, प्लस का अर्थ है माता, और यहाँ पर जो है डिवाइड, इसका अर्थ जा रहा है बहन, बहन, बहन की माँ तो माँ, माँ का पिता तो नाना, जब बी हुआ नाना तो आर होगी कौन, नतनी। तो हमारे प्रश्न का 100% कन्फर्म आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26-27 लिख रहा है, नीचे 5 वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को इस तरह क्रमबद्ध कीजिए कि एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन जाए। उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जो लिखा गया है वह है, बहुत शोर सुनकर दोनों भाई जाग उठे, उनके कुछ देखने समझने से पहले एक हाथी ने छोटे भाई के गले में फूलों की माला डाल दी। दूसरा है, 2 भाई रोजगार की तलाश में अपने गांव से चले। तीसरा है, राजा बने छोटे भाई ने बड़े भाई को अपना मंत्री बनाया और दोनों वहीं रहने लगे। 4 नंबर है, चलते चलते एक नगर की सीमा पर पहुंचे और थकावट के कारण विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे सो गए। 5 नंबर है, इतने में जोर शोर से लोग चिल्लाने लगे, हमारे नए राजा मिल गए। तो चलिए इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा, तो 2 नंबर होगा, 2 भाई रोजगार की तलाश में अपने गांव से चले। उसके बाद हो जाएगा 4 नंबर, चलते चलते एक नगर की सीमा पर पहुंचे और थकावट के कारण विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे सो गए। फिर हो जाएगा 1 नंबर, सो गए,
बहुत शोर सुनकर दोनों भाई जाग उठे। उनके कुछ देखने समझने से पहले एक हाथी ने छोटे भाई के गले में फूलों की माला डाल दी। इसके बाद होगा 5 नंबर, फूलों की माला डाल दी। इतने में जोर शोर से लोग चिल्लाने लगे, हमारे नए राजा मिल गए। इसके बाद होगा 3 नंबर, हमारे नए राजा मिल गए। राजा बने छोटे भाई ने बड़े भाई को अपना मंत्री बनाया और दोनों वहीं रहने लगे। यानी कि हमारे प्रश्न का जो एडजस्टमेंट हो रहा है वो हो रहा है 2 4 1 5 3। अब है 26 नंबर क्वेश्चन, दूसरा वाक्य कौन सा होना चाहिए? तो दूसरा वाक्य होना चाहिए 4 नंबर और 4 दिया गया ऑप्शन डी में, तो हमारे प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन डी। 27 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम वाक्य कौन सा होना चाहिए? तो अंतिम वाक्य होगा 3 नंबर और 3 दिया गया ऑप्शन सी में, तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, नीचे प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृति दी गई है। जब प्रश्न आकृति 4 स्थान यानी कि 360 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमेगी। 360 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमना मतलब जैसे था वैसे ही रह जाना, उसको घूमने का ज़रूरत क्या था, जहाँ जैसे था वैसे ही वह रह गया। तो वह किस प्रकार से दिखेगी, इसे उत्तर आकृति से में से चुनिए। तो सिंपल सी बात है, जैसा प्रश्न आकृति है वैसा ही वह दिखेगा, तो वैसा ही आकृति दिया गया ऑप्शन बी में, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, नीचे दिए गए प्रश्न में 5 आकृतियां दी गई है, इसमें से किन 3 आकृतियों को मिलाकर एक वर्ग बनाया जा सकता है? तो सबसे पहले चलिए हम बना लेते हैं एक वर्ग, और अब इस वर्ग को बनाने के बाद अब हमको क्या करना है, इसमें एडजस्ट करना है कि कौन कौन सा आकृति को मिला करके हम वर्ग बनाएंगे। तो देखिए हम इसमें ऑप्शन आकृति ए जो है सबसे पहले लागू कर रहे हैं, आकृति ए। इस आकृति ए के बाद जो है हम इसमें बना दिए आकृति सी, आकृति सी, ये रहा आकृति सी, और ये हो गया आपको आकृति डी। यानी कि आकृति ए, सी और डी को मिला करके जो है हमारा वर्ग बन जा रहा है। इसीलिए 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति के समान गुण उपस्थित हैं। तो सिंपल सी बात है, यह जो है हूबहू कौन सा फिगर है वह फिगर आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसमें देखिए ऑप्शन ए में जब चलते हैं तो ऑप्शन ए में आप देखिए कि ये जो साइड से जो दोनों लाइन जो ऊपर से नीचे की ओर प्रश्न आकृति में ऊपर से जो नीचे की ओर आ रहा है, ये देखिए ऑप्शन ए में पूरा कंप्लीट कर दिया है, जबकि हमारे प्रश्न के लिए उपर्युक्त तो ऑप्शन ए नहीं होगा। अब यहाँ पर बचा ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी जो है वह हमारे प्रश्न के लिए पूर्णतः उपर्युक्त है, और यही हमारे प्रश्न का हो जाएगा आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।